सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। दोस्तों इमेजिन करिए, एक टीचर ने अपने सबसे होशियार स्टूडेंट को पूरा फार्मूला सिखा दिया है। इमेज कैसे बनाया जाता है, भीड़ को कैसे जीता जाता है, नैरेटिव को कैसे कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट ने वो फार्मूला इतनी बारीकी से सीख लिया है कि अब वही फार्मूला अपने टीचर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि टीचर को ये बात पता है, फिर भी वो उसे रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों मैं आपको ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये आज की बीजेपी है। और आज इस वीडियो में हम इसी अनकही कहानी को बड़ा अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार यह लड़ाई कैसी है, और परत दर परत हम आपको ये सामने खोल कर रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आइए देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या, कौन स्टूडेंट है और कौन टीचर है, कौन किससे आगे निकल रहा है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो है क्या। इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ शांत है और एकजुट है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं बिना देर किए। पिछले 12 सालों में इस देश ने जहां भी नज़र घुमाया है, होर्डिंग पर, अखबार के विज्ञापनों पर, या सरकारी योजनाओं की पर्चियों पर, या फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर, यहाँ तक कि चावल की बोरी पर भी एक ही चेहरा देखने को मिल रहा था, और वो था चेहरा नरेंद्र मोदी जी का। इतनी बार, इतनी जगह की लोगों के जहन में टॉप ऑफ माइंड नाम खुद ब खुद मोदी बन गया था। मोदी, 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 और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, ना ही मुफ्त में हुआ होगा। इस इमेज को घर घर पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए गए थे। विदेश मंत्रालय से लेकर आईटी सेल तक हर तंत्र दिन रात इसी मशीन में जुटा रहा है दोस्तों, एक बेदाग चकमादार छवि बनाए रखने के मशीन में। लेकिन बीते 2 महीने में एक दरार दिखना शुरू हो गई है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट और जनजी के गुस्से ने पहली बार इस 12 साल पुराने चमक को हिला कर रख दिया था। हालात इतने दोस्तों बदल दिए थे कि खुद प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर उतरकर नई पीढ़ी से संवाद करना पड़ गया था। और दोस्तों ठीक इसी नाजुक मोड़ पर पार्टी के अंदर से ही एक और चेहरा उभर कर सामने आ रहा था दोस्तों, जो मोदी जी की उसी प्लेबुक को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि कहीं ज्यादा उससे आक्रामक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे मोदी जी कहते हैं भारत जल्द 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे। वहीं योगी जी कहते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन बन जाएगा। 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। जहां मोदी जी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की बात करते हैं, वहीं योगी जी महिलाओं के खाते में सीधे बड़ी रकम डालने का वादा कर देते हैं। जहां मोदी जी धमकी भरे अंदाज में कहते हैं घर में घुस कर मारूंगा, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। वहीं योगी जी उससे एक कदम आगे जाकर सीधे बुलडोजर चला देते हैं, घर ही जमींदोज कर देते हैं। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं। जहां समर्थक मोदी की चालीसा गाते हैं, मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, वहां योगी को पहले ही हिंदू हृदय सम्राट का खिताब दिया जा चुका है। फाइनेंशियल टाइम और हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने भी योगी को मोदी की परछाई करार दिया है। वहीं हिंदुत्व केंद्रित एजेंडा, वही आम प्रतिष्ठा, वही तीखा और असरदार कम्युनिकेशन स्टाइल। कोई बड़ा राजनीतिक खानदानी बैकग्राउंड भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि योगी 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी ब्राजील से भी ज़्यादा है, और तीसरी बार भी जीत की पूरे संभावना नजर आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ऐसा होता है और भारी बहुमत से होता है
तो दिल्ली के गद्दी के दावेदार में सबसे ऊपर नाम किसका होगा यह हमें आपको बताने की दोस्तों जरूरत भी नहीं है। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या ये सिर्फ एक छवि का खेल है या इसके पीछे भारी भरकम पैसा भी बोल रहा है। बीते 11 से 12 सालों में केंद्र सरकार ने अपने प्रचार प्रसार पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाला आंकड़ा तो यहाँ पर यह है कि सिर्फ 8 सालों में यानी कि 2017 से लेकर 2025 के बीच अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रचार प्रसार पर 681 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए हैं। यानी हर दिन दोस्तों बात कर लें तो लगभग 22 से 23 लाख रुपए खर्चे हुए हैं, वो भी एक अकेले राज्य में। तो केंद्र सरकार की प्रचार प्रसार को टक्कर देता दिख रहा है। न्यूज लॉन्ड्री ने जब आरटीआई के जरिए योगी सरकार से इस खर्चे का पूरा हिसाब मांगा, किसे कितना पैसा दिया गया है, किस मद में दिया गया है, तो जवाब मिलता है कि इतना डेटा जुटाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। हालांकि दोस्तों सरकार बजट दस्तावेज में से एक मोटा अंदाज जरूर मिलता है। कुल बजट का लगभग 83% हिस्सा यानी कि करीब 5658 करोड़ रुपए सीधे टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया को विज्ञापन देने में खर्च हुआ है। यही वजह है कि हर तरफ बुलडोजर बाबा को इतना भरपूर कवरेज मिलता नजर आता है। तकनीकी तौर पर ये विज्ञापन योगी केंद्र नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रचार के लिए है। लेकिन हर विज्ञापन में जिस आक्रामक से यूपी मॉडल को उभरता हुआ दिखाया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी मोदी ने खुद गुजरात मॉडल को अपनी पहचान बनाया था। और ये करना योगी के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर यूपी बड़े अंतर से नहीं जीता गया तो दिल्ली में उन्हें साइडलाइन करने का रास्ता खुल सकता है। यही कारण है कि 2027 यूपी चुनाव सिर्फ एक राज्य चुनाव नहीं है दोस्तों, बल्कि योगी के पूरे राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला महामुकाबला बन सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं बड़े बड़े आर्थिक वादे की। दरअसल दोस्तों 2018 से मोदी सरकार लगातार भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना दिखा रहे हैं, पर कोविड वैश्विक मंदी और तमाम दूसरी वजह से अब ये लक्ष्य जो है वह खिसक कर 2029 और 30 तक पहुंच चुका है। एक बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि देश की अर्थव्यवस्था साल 2029 तक $5 ट्रिलियन होने के आसार है। इसी फार्मूले में योगी जी ने भी अपनी राजनीतिक मौका खोज लिया है। 2023 में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था कि 2027 तक अकेले उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। हकीकत क्या है दोस्तों आपको पता है? 2023 में यूपी की कुल इकोनॉमी की सिर्फ करीब $307 अरब थी। अब 2027 आने में मुश्किल से 4 महीने बचे हुए हैं। यूपी की इकोनॉमी बड़ी मेहनत के बाद भी सिर्फ करीब $400 अरब तक पहुंच पाई है। अपने तय लक्ष्य से लगभग $600 अरब पीछे है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर नया लक्ष्य भी तैयार है। अब 2029 तक की डेडलाइन दे दी गई है। जनता से सटीक आंकड़े और तारीख भले याद ना रहे, लेकिन नारा हमेशा तैयार रहता है। और दोस्तों जब बड़े बड़े नारों के साथ साथ सीधे पैसा भी जनता तक पहुंचने लगता है तो जीत लगभग तय ही मान ली जाती है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधा भारी रकम ट्रांसफर करने का दोस्तों एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ठीक उसी रणनीति पर चलते हुए जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और हाल ही में बिहार में बीजेपी को चुनाव में फायदा भी दिला चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा पैसा और वादा नहीं है, बल्कि दोस्तों सत्ता के गलियारे में चल रही खामोशी खींचातानी का भी है। 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब गंगा किनारे लाशों की तस्वीर दुनिया भर की मीडिया में छाई हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बुरी तरीके से लड़खड़ा गई थी। इसी दौर दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता तक शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यूपी बीजेपी के महासचिव को भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन इस बैठक से जिसे दूर रखा गया था वे खुद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बैठक से दूर रखा गया था। आप ही सोचिए दोस्तों, राज्य के सबसे बड़े संकट पर बनी बैठक में उसी राज्य के मुखिया को ना बुलाया जाना, इसका राजनीतिक मतलब कितना गहरा हो सकता है। योगी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और आग में घी डालने का काम एक और नाम ने किया था। वो नाम था AK शर्मा जी का।
मोदी के सबसे भरोसेमंद रहे। इस पूर्व नौशाह के खास तौर पर यूपी भेजा गया था। कहा जाता है कि इस योजना के साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम जैसे बड़ा पद दिया जाए, लेकिन योगी ने इसे फैसले को साफ नकार दिया था, साफ संदेश दे दिया था कि ये उनका राज्य है और यहाँ आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होगा। दोस्तों, मामला यहाँ पर इतना तूल पकड़ लिया था कि खुद आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं को बीच बचाव के लिए लखनऊ भेजना पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि जब संघ के नेता मुलाकात के लिए पहुंचे तो योगी जानबूझकर दौरे पर निकल गए थे ताकि आमना सामना टाला जा सके। तभी से हाईकमान को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि योगी जी झुकने वालों में से नहीं हैं और अगर उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो उनका मजबूत हिंदुत्व वोट बेस पार्टी के ही खिलाफ जा सकता है। यही वजह है कि दोस्तों, बीजेपी पहले भी उत्तराखंड और असम जैसे राज्य में अचानक मुख्यमंत्री बदल चुकी है, लेकिन योगी जी का मामला बिल्कुल अलग है। उन्हें छूना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यहाँ पर यह भी है कि पार्टी के भीतर कुछ खुला विद्रोह नहीं दिखाई देता है, ना कोई जोर से चिल्लाता है, ना कोई कुर्सी को उछाल रहा है। योगी सार्वजनिक रूप से हमेशा खुद को पार्टी का एक साधारण सा सिपाही बताते हैं और मोदी को अमृतकाल का शिल्पकार कहना नहीं भूलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जरा ये भी याद कर लीजिए कि मोदी जी भी कभी लाल कृष्ण आडवाणी को अपनी राजनीतिक गुरु और फादर फिगर कहा करते थे। आगे चलकर उस रिश्ते का क्या अंजाम हुआ था ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो किसी से छिपा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि योगी ठीक वही खेल खेल रहे हैं जो मोदी 2009 से 2014 के बीच दिल्ली की पुरानी लीडरशिप के साथ खेले थे। दोस्तों, इतना मजबूत जन आधार वाली इमेज तैयार कर लेना कि साइड लाइन करने की कोशिश करने वाले खुद साइड लाइन हो जाएं। फ़र्क बस दोस्तों यहाँ पर इतना है कि 2014 में मोदी के पास हिंदुत्व वोट के साथ साथ कॉर्पोरेटर जगत का भी भरपूर समर्थन था। योगी के पास फिलहाल ये कॉर्पोरेटर सपोर्ट उतना मजबूत नहीं है, हालांकि इसे धीरे धीरे बनाने की कोशिश जोरों पर है। एक और बड़ा फैक्टर योगी के पक्ष में भी जाता है दोस्तों। उन्हें दाग छवि, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों की कथित चोरी जैसे बड़े विवाद के बावजूद योगी जी को व्यक्तिगत छवि पर कोई खास आंच नहीं आई थी दोस्तों। और दोस्तों, उनकी छवि पर कोई खास आंच भी नहीं आई थी। उनकी उम्र सिर्फ 54 साल है, यानी समय भी उनके तरीके से पूरे उनके पक्ष में है। और आरएसएस जो कई बार मोदी शाह और योगी के बीच बफर की भूमिका निभा चुका है, उनके साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी बना हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि 2029 में अगर मोदी खुद कदम पीछे खींच लेते हैं तो पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष लगभग तय है और उस संघर्ष के लिए बिसात अभी से बिछाई जा रही है। अमित शाह के पास संगठनात्मक क्षमता जरूर है, लेकिन योगी जी के पास मजबूत हिंदुत्व छवि के सामने वह फीकी पड़ती हुई नजर आती है। याद कीजिए 2002 से लेकर 2010 के बीच इंडिया टुडे के कवर पन्नों पर खुद मोदी जी को हीरो ऑफ हेट और मास्टर डिवाइडर तक लिखा गया था। उसी इंसान ने आगे चलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी संभाल ली, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में गिने जाने लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे कहना का मतलब है कि राजनीति में सचमुच कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने ही प्लेबुक को उनकी बनाई प्लेबुक से मात दे पाएंगे? बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।